हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप अच्छे होंगे और अच्छा कर रहे होंगे। ठीक है, आज को क्लास स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 8 है। इससे पहले लेक्चर 7 मैंने करा दिए हैं, 7 तक। देखिए, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स एक ऐसी चीज़ है, जब तक आप वो 7 लेक्चर नहीं देखेंगे तब तक आगे की चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, फिर आप कहेंगे सर अच्छा नहीं पढ़ाते हैं। आप स्टार्टिंग से लेक्चर सुनिए 1 to 7, उसके बाद आपको आगे के लेक्चर समझ में आएंगे। अदरवाइज़ आने वाली जो यूनिट्स होंगी उनमें कुछ भी समझ में नहीं आएगा आपको। ठीक है, तो आपको पहले वो देखना है, उसके बाद नए वीडियोस देखने हैं। तो पहला ये है, हम स्टार्ट करने से बताते हैं कि जो कॉन्स्टेंट्स हैं, कॉन्स्टेंट्स असेसिबल और इनअसेसिबल स्टेट्स। इसके बाद मैं पढ़ाऊँगा आपको फेज सेल। फेज सेल क्या होता है, फेज स्पेस। ठीक है, तो कॉन्स्टेंट क्या होते हैं। कॉन्स्टेंट का मतलब कुछ बाधाएं, कुछ रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है, जो आपको फॉलो ही करनी पड़ेंगी। जैसे आप किसी यूनिवर्सिटी में जॉब करते हैं तो यूनिवर्सिटी का जो ऑनर होगा वो क्या कहेगा, आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस देगा। वो इंस्ट्रक्शंस आपको बांध देंगे, वहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन रिस्ट्रिक्शन इम्पोज हो जाएंगी। तो वही रिस्ट्रिक्शंस अगर किसी सिस्टम पे इम्पोज हम कर दें तो वो क्या कहलाएंगी, आपकी कांस्टेंट कहलाएंगी, कांस्टेंट होती हैं। ठीक है, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं, कुछ ऐसी कंडीशंस का सेट ऑफ सच कंडीशंस विच मस्ट बी ओबेड बाय ए सिस्टम। यानी कि कुछ ऐसी कंडीशंस जो एक सिस्टम के को ओबे करनी ही पड़ेंगी, वो क्या कहलाएंगी, आपकी कांस्टेंट कहलाएंगी। यानी कि ए सेट ऑफ कंडीशंस which must be obeyed by a system। ठीक है, ऐसी कुछ कंडीशंस का सेट जो आपको एक सिस्टम को ओबे करना पड़ेगा, दैट आर कॉल्ड कांस्टेंट। ठीक है, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में आगे जो भी पढ़ेंगे, जितने भी डेरिवेशन करेंगे आने वाले समय में, वो इन दो रिस्ट्रिक्शंस को दिमाग में रख कर के करने पड़ेंगे आगे, जो मैं आगे स्टार्ट कराऊंगा। ठीक है, तो ये रिस्ट्रिक्शंस क्या होती हैं, सेट ऑफ कंडीशंस क्या होती हैं जो एक सिस्टम को फॉलो करनी ही पड़ती हैं, ओबे करनी ही पड़ती हैं, माननी पड़ती हैं। वो क्या होती हैं वो हम आपको बताते हैं। पहला तो ये रिस्ट्रिक्शंस है स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में, कांस्टेंट कंडीशन, कि आपका जो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल है वो क्या होता है आपका, वो होता है कांस्टेंट। अगर n1 n2 n3 पार्टिकल्स, फिर n के पार्टिकल, और यहाँ क्या कर देंगे, समेसन i कर टू 1 to k और n के, ये आपका क्या होगा, कांस्टेंट। क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, अगर हम इसका डिफरेंशिएशन कर दें तो क्या बन जाएगा, डेल्टा n1 प्लस डेल्टा n2 प्लस डेल्टा n3 और आपका डेल्टा n के समय, ये क्या हो जाएगा, समेसन i इक्वल टू 1 to k डेल्टा n के, और कांस्टेंट है तो ये क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। यानी कि पहली कांस्टेंट कंडीशन क्या है हमारी, वो ये है कि n1 n2 n3 nk तक ये कांस्टेंट होना चाहिए। यानी कि टोटल नंबर ऑफ जो पार्टिकल्स हैं वो क्या होना चाहिए, वो कांस्टेंट होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है हमारी, दूसरी कंडीशन ये है कि जो टोटल एनर्जी है वो कांस्टेंट होनी चाहिए। यानी कि n1 अगर पार्टिकल हैं किसी सिस्टम में और E1 उनकी एनर्जी है, तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, n1 E1। दूसरे की बात करते हैं, दूसरे कंपार्टमेंट की n2 E2 हो जाएगी, प्लस n3 E3 हो जाएगी इसी तरीके से, और यहाँ पे क्या हो जाएगी, nk और ek।
ये क्या हो जाएगा आपका समेसन आई इक्वल टू 1 to k एन के ई के, ये क्या हो जाएगा, ये आपका कांस्टेंट होती है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल और टोटल नंबर ऑफ एनर्जी ऑफ ए सिस्टम क्या होती है, कांस्टेंट होती है। इसे भी अगर हम डिफ्रेंसिएशन करें तो ये क्या जाएगा, E1 डेल्टा N1 और यहाँ से सब क्या हो जाएगा, यहाँ तक एन के डेल्टा ई के डेल्टा एन के, ई के डेल्टा एन के, और ये क्या हो जाएगा 0। तो ये आपकी दो कंडीशंस है, पहली दूसरी ये आपको एक सिस्टम को फॉलो करनी पड़ती हैं। ये तो वही कांस्टेंट की बात की, कांस्टेंट क्या होते हैं। अब बात करते हैं असेसिबल और इनअसेसिबल स्टेट्स की। असेसिबल स्टेट्स क्या होती हैं, जब हम किसी सिस्टम पर कांस्टेंट, ये जो कांस्टेंट कंडीशन है, ये दोनों कांस्टेंट कंडीशन को अप्लाई कर दें, ठीक है, उसके बाद भी परमिटेड जो स्टेट्स होंगी वो क्या को होती हैं, असेसिबल स्टेट, यानी कि ऐसी स्टेट्स जो कांस्टेंट कंडीशन को इम्पोज करने के बाद भी परमिटेड होती हैं, वो स्टेट्स क्या कहलाती हैं, वो स्टेट कहलाती हैं आपका असेसिबल स्टेट। कैसे पता करेंगे क्या असेसिबल स्टेट है, देखिए हमने वो पहले लेक्चर में बताया था मार्को स्टेट में कि 4 पार्टिकल हैं, उन्हें आपको 2 इक्वल साइज कंपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो आपका नंबर तो जो आपका टोटल बेस कितना आ जाता है 4,0 से लेके 0,4 तक, यानी कि 5 ऐसे कंडीशंस आई थी 5। तो 5 कंडीशंस क्या थी आपकी, 4,0, 3,1, फिर आपका क्या था 2,2, फिर आपका क्या था 1,3 और फिर आपका क्या 0,4, यानी कि ये 5 जो स्टेट्स हैं वो क्या थी आपकी, ये आई थी मार्को स्टेट्स। अब देखिए असेसिबल स्टेट्स क्या होती हैं, अगर हमारे इसमें क्या कहा गया है स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में कि टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल शुड बी कांस्टेंट, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल शुड बी कांस्टेंट, देन ये जो स्टेट्स हैं ये 2 कंपार्टमेंट में क्या है डिस्ट्रीब्यूट होनी है, तो ये स्टेट क्या हो जाएंगी आपकी असेसिबल स्टेट, असेसिबल स्टेट होगी। अब बात करते हैं इनअसेसिबल स्टेट। हम जान रहे हैं कि अगर पार्टिकल हमारे वेरी नहीं कर सकते हैं, पार्टिकल को कांस्टेंट ही रहना पड़ेगा। अगर पार्टिकल वेरी नहीं करते हैं तो पार्टिकल को टोटल 4 रहना पड़ेगा। तो उस केस में 3,0 या 2,1 ये स्टेट्स क्या होंगी आपकी इनअसेसिबल स्टेट। क्यों, क्योंकि हमारी पार्टिकल की संख्या क्या है, पार्टिकल का नंबर वेरी नहीं करना चाहिए, तो वेरी नहीं करेगा तो ये असेसिबल स्टेट और ये आपका इनअसेसिबल स्टेट हो गई। तो ये आपका हो गया असेसिबल इनअसेसिबल स्टेट। अब हम बात करते हैं फेज स्पेस की। फेज स्पेस क्या होता है, देखिए आपके पास एक सिस्टम है, गैसियस सिस्टम है, इसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। इस गैसियस सिस्टम में बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं और आपको काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पता है, ये मॉलिक्यूल कंटिन्यूसली रैंडम मोशन में होगा, कहीं इधर जाएगा कहीं उधर जाएगा, इसका जो वेलोसिटी है वो भी चेंज होगा और इसका डायरेक्शन है या पोजीशन है वो भी चेंज होता रहेगा टाइम के साथ साथ, ठीक है, जब मूव करेगा तो। अब हमें इस पार्टिकल की पोजीशन, ये क्लासिकल सिस्टम है, तो इस क्लासिकल सिस्टम में हमें इस पार्टिकल की पोजीशन को पता करना है, डिफ़ाइन करना है, मोमेंटम को डिफ़ाइन करना है। तो किससे हम करेंगे, आपका ये करेंगे एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट से और मोमेंटम को पी एक्स पी वाई पी जेड कोऑर्डिनेट से, यानी कि एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट ये 3 कोऑर्डिनेट हो गए पोजीशन कोऑर्डिनेट, ये 3 मोमेंटम कोऑर्डिनेट होने, यानी कि टोटल कितने होते हैं 6 कोऑर्डिनेट हो चाहिए हमें इस पार्टिकल की पोजीशन को और मोमेंटम को डिफ़ाइन करने के लिए, ठीक है, स्पेसिफाई करने के लिए। तो ये जो 6 कोऑर्डिनेट्स हो गए, तो 6 n डायमेंशनल स्पेस क्या होता है, 6 n डायमेंशनल स्पेस जो होगा उसे हम कहते हैं फेज स्पेस। 6 n डायमेंशनल स्पेस को क्या कहते हैं, फेज स्पेस,
ठीक है, ये आपको समझ में आया कि हम इस पार्टिकल की पोजीशन को और मोमेंटम को डिफाइन करेंगे 3 पोजीशन कोऑर्डिनेट से, 3 मोमेंटम कोऑर्डिनेट से। तो ये टोटल 6 कोऑर्डिनेट बनेंगे, वो हमारे क्या वो होंगे 6 एंड कोऑर्डिनेट। तो 6 डायमेंशनल स्पेस को हम क्या कहते हैं, फेज स्पेस पर कहते हैं। ये आपकी फेज स्पेस की बात हो गई। अब फेज स्पेस का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, वॉल्यूम अगर हम निकालें तो हमारा डी टाउ निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। तो क्या होगा आपका dx dy dz और dpx dpy dpz, ठीक है, ये आपका होता है वॉल्यूम, होता है फेज स्पेस का। ठीक है, अब हम बात करते हैं, देखो हम जानते हैं डेल्टा x इंटू डेल्टा p नियरली इक्वल टू h होता है, ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से। तो यहाँ पे dx dpx क्या होगा, नियरली इक्वल टू h। वैसे ही आपका dy dpy नियरली इक्वल टू किसका होगा, h। dpz dz dpz नियरली इक्वल टू h, यानी कि हमारा dx dpx h हो गया, dx dy dpy भी h हो गया, dz और dpz भी h हो गया, यानी कि जो डी टाउ हमारा क्या आएगा h इंटू एच, यानी कि एच क्यू। ये आपका क्या होता है, ये होता है आपका वॉल्यूम इन फेज स्पेस। ठीक है, तो हमें आई होप अच्छा लगा होगा आपको वीडियो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।